गर जो मैं रो दूँ तो कमज़ोर कहलाऊँगा, देख कर भी चुप रहूँ तो कहाँ इंसान कहलाऊँगा। हाँ मैं इंसान हूँ, यही मेरा गुनाह है, जहाँ भी इंसानियत पुकारेगी मैं दौड़ा चला आऊँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल रावत सतर्क भारत के इस पेज पर आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ जो खुद सतर्क भारत के मालिक हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक कुशल वक्ता के साथ आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एक्चुअल में कुछ चीज़ें थी, कुछ सवाल थे जो जनता मुझसे पूछती थी, और शायद ये सवाल आप सब लोगों के भी होंगे, और कुछ बातें अमित राठौड़ जी के मन में भी थी जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते थे। तो इसीलिए इसी बात के लिए आज मैं यहाँ हूँ। और पहले तो सतर्क भारत की टीम का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो हम शुरू करते हैं इस मुहिम को उस नाम से, अमित राठौर से। आपने इस नाम को शहर के सड़कों पर देखा होगा मदद के लिए। जागृति ट्रस्ट के तौर पे आप इन्हें जानते हो, और आज सतर्क भारत के ये यहाँ पर फाउंडर हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जागृति ट्रस्ट जो आप एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था का निर्माण कैसे हुआ? कब ये मन में आपके ख्याल आया कि ये काम आपको करने चाहिए, और कैसे ये सब कुछ हो पाया? सर देखिए, सेवा की भावना तो मुझे शुरू से ही थी कि पेरेंटल है। हमारे दादाजी थे, उन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं कि जब तुम इस लायक हो कि किसी की मदद कर सकते हो तो किसी की हमेशा मदद करना। और जागृति ट्रस्ट की जो स्थापना की बात है, तो जागृति ट्रस्ट की स्थापना 2017 में की गई। ये जागृति ट्रस्ट का थोड़ा सा परिचय बता दूं। ये निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों का एक समूह है। जागृति ट्रस्ट कुछ लोगों का एक समूह है जो निस्वार्थ सेवा करता है, और हमारे लगभग 20-22 लोगों की टीम है। सभी लोग सामूहिक प्रयास करते हैं कि हम लोग समाज में एक जागरूकता लाएं, और जो नीचे की स्थिति, जो अभाव में जी रहे लोग थे, हम उनको देखते हैं। उनसे ही अपनी जीवन शैली को भी हम लोग देखते हैं कि हम वो किस तरह से जी रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी एक सेवा की भावना रहती है। तो उनके उत्थान के लिए जागृति ट्रस्ट की स्थापना 2017 में 1 नवंबर को, मेरा ही जन्मदिन था, उस दिन हमने ये शुरुआत की थी। उसके बाद कारवां जुड़ा और सभी लोग, हम लोग मिल के, सभी के सामूहिक प्रयास से आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी हमारी जो टीम है वो निस्वार्थ भाव से करती है सर। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आपने कही थी, 1 नवंबर की डेट है। मैं इस बात को यहाँ पर और बड़ा कर देता हूँ। निश्चित तौर पे ये अपने बर्थडे पर केक काटना, इस तरीके से एक दूसरे के मुंह पर लगाना, इससे बेहतर काम है कि अपने बर्थडे को हमेशा आजीवन यादगार बना दीजिए। आपने अपने बर्थडे को यादगार बना दिया है, क्योंकि जब भी जागृति ट्रस्ट का नाम आएगा, उसके बारे में बात होगी, आपके जन्मदिन को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना, परिवार की क्या सपोर्ट रही और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इस बारे में? शुरुआत में दिक्कतें तो काफ़ी आई होगी। जी सर, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दादाजी एक सामाजिक व्यक्ति थे, और उन्होंने हमें यही सिखाया था कि कभी भी समाज की मदद करना। हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है। मेरा छोटा भाई है, वो हमेशा सपोर्टिव रहता है हमारे लिए, सेवा के लिए वो खुद सेवा में लगा रहता है। मेरी पत्नी का एक अहम रोल होता है, क्योंकि समाज सेवा जब आप कर रहे होते हैं तो आप समाज के हो गए, आपकी व्यक्तिगत लाइफ कुछ भी नहीं रहती है। तो हमारी व्यक्तिगत लाइफ भी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारी पत्नी का अहम रोल रहता है। वो पूरा हमें सपोर्ट करती हैं, और खुद वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं और आगे आती हैं। वो हमें प्रोत्साहित करती हैं। कभी रात को 2 बजे 2:30 बजे मेरे पास कॉल आ जाता है इमरजेंसी में, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वो रात में हमारे साथ चलने के लिए भी तैयार रही। तो परिवार और जो हमारी टीम है सर, जो निस्वार्थ सेवा करने वाली टीम है, वो पूरी टीम कभी दिन रात नहीं देखती है। वो हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है समाज के लिए तो वो आने के लिए तैयार रहती है। तो ये पूरी टीम, सभी लोग मिल के करते हैं सर। और हम लोग प्रयास करते हैं, हम माध्यम हैं, हम लोग एक माध्यम और एक जरिया बनने का प्रयत्न करते हैं सर। लोगों की सपोर्ट रहती होगी आपको, इर्द गिर्द आपके साथ के लोग होंगे, जो भी आपकी टीम है। ये कितने लोगों की टीम है, और आपकी टीम से जुड़े हुए लोग ये बाकी और टाइम पे क्या करते हैं? मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग क्या रहती है इन सब कामों के लिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि एक एनजीओ और ट्रस्ट को लेके एक निगेटिविटी फैली रहती है। हम लोग 26 लोग हैं। कुछ लोग व्यवसाय में हैं, कुछ लोग रोजगार करते हैं। हम लोग मासिक अपना एक हमने रखा हुआ है, मासिक हम लोग पे अपने आपस में इकट्ठा करते हैं, और उससे जो होता है हम लोग सामूहिक सब मिलके और उससे सेवा में लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं, या जो वैसे भी बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ये हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो हमारे सहयोगी बनते हैं और साथ में आके जुड़ के सेवा करते हैं। और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ सेवा से, जो अभी स्टूडेंट
पेशेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग निस्वार्थ सेवा से आके निस्वार्थ गाड़ी भोजन वाहन है वहाँ सेवा करते हैं सर। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि जो जागृति ट्रस्ट है वो केवल और केवल जो आपके सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एक वैन लगती है, जिसको हम कई बार हमने आते जाते देखा है कि आप सब लोग हमें वहाँ खाना बांटते हुए मिलते हो, केवल जागृति ट्रस्ट केवल खाना बांटती है। इसके अलावा किस किस फील्ड में आपने क्या क्या काम किए हैं, कुछ ऐसा अचीवमेंट आप बताना चाहेंगे? सर देखिए, हमारा विजन सबसे पहले भोजन को लेके इसलिए था कि आप गूगल करके देखेंगे तो भारत आज भी 75वां अपना अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन गूगल जब आप करेंगे तो आज भी भूखमरी से सबसे ज़्यादा लोग भारत में दम तोड़ते हैं। तो हमारा पहला यही विजन था कि हम भारत को भूख मुक्त बना दें, कि हमारे देश में कोई भूखमरी के कारण ना मरे। इसलिए हमने भोजन सेवा, और भोजन सेवा चुनने का एक जरिया ये भी था कि हम उन लोगों के बीच जाएं जो अभाव में जी रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा है 327 भिखारी हैं जो मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, वो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, और उनके बीच में हमने काम किया, भोजन सेवा किया। लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं मानूंगा कि जो हमारा भोजन सेवा था वो सार्थक नहीं हो पाया। 5 साल लगातार हमने भोजन सेवा की है, 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को बिग जीरो मानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए कि हम सिर्फ उनको भोजन ही करा पाए, हम उन्हें स्वरोजगार से नहीं जोड़ पाए। भिखारियों की जो 327 की संख्या थी, हालांकि हमने कुछ लोगों को 20-22 लोगों को स्वरोजगार में जोड़ा है, कुछ कम हुई है, लेकिन हम पूर्णतः कम नहीं कर पाए, जिसके लिए अभी हम आगे एक माध्यम बना रहे हैं। हमारा श्री श्याम रसोई एक आश्रम बन रहा है, जिसमें वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम और एक गौशाला बनाई जाएगी, जिसमें जो अभाव में जी रहे हैं बच्चे हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, जिनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो भीख मांग के जीवन यापन करते हैं, जो भूखमरी के कारण सड़कों पे दम तोड़ देते हैं, जो दवा के अभाव में सड़कों पे दम तोड़ देते हैं, उन बच्चों को हम लाएंगे, समाज के मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनको फ्री शिक्षा, फ्री रहना, फ्री खाना, सब व्यवस्था देंगे, और उन बच्चों को मैं समाज में अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। जैसे कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई जिलाधिकारी बनेगा, जब ये लोग मुख्य धारा में आएंगे तो इनको पता होगा कि वो समाज के निचले क्रम से आए हैं, तो उनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास होगा, और तभी समाज में बदलाव होगा। ये हमारा नेक्स्ट कार्य है सर। हम लोग वृक्षण रोपण में बेहद कार्य करते हैं। हमारा मिशन भी चलता है 1 करोड़ पेड़ लगाने का, और पेड़ लगाने का विजन ये नहीं है कि सिर्फ पेड़ लगा देना है। अभी तक 3.5 लाख हमने पेड़ लगा दिए हैं, और 3.5 लाख पेड़ हम विजुअल दिखा सकते हैं आपको कि किस कंडीशन में है। हम फैमिली प्लांटेशन कराते हैं, किसी का बर्थडे हुआ, किसी के जीवन में कुछ भी शुभ घटा है, तो शुभ हुआ है, तो उस पे हम प्लांटेशन लगवाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। एज ए मोटिवेटर हमारी टीम रहती है कि आपको इसको अपने बच्चे की तरह देखभाल करना है, और तभी पर्यावरण को सुरक्षित करना है। ये हमारा विजन है सर। दूसरा आगे का विजन हमारा ये है कि जो बेटियां हैं, आप जैसे देखेंगे कि बेटियों की संख्या, बेटों और बेटियों में भेदभाव होता है, तो उसको लेके हम बेटियों के उत्थान के लिए, बेटियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, जिसके तहत अभी तक हमने काफ़ी बेटियों को जीवनदान दे दिया। जो लोग फेंक देते हैं उनको जो सरकारी तौर तरीका है उससे हम लोगों के पास, जिनके पास बच्चे नहीं, उनके पहुंचा देते हैं, और प्रयास करते हैं कि हमारी बेटियां सिर्फ बेटी होने का सजा न भुगते, उसे भी जीने का हक है। इस तरह से हम लोग कार्य करते हैं। राशन किट का एक हमारा सर वितरण चलता है, वो अभी हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने जनपद साइड में ही काम कर पा रहे हैं। उसमें ये होता है 21 किलो का हमारा एक राशन का किट है, जो अभाव में जी रही फैमिली, जैसे बुजुर्ग दंपति है जिनका कोई नहीं है, कई लोग हैं बच्चे छोड़ गए हैं, वो हैं, तो वैसे लगभग 100 लोगों को हम प्रत्येक माह, हमने एक राशन कार्ड अपना बनाया हुआ है, उसमें प्रत्येक माह हम उनको राशन देते हैं, नियमित तो उनके पास जाता है सर। इस तरह से और भी हम लोग सामाजिक मुद्दों पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी दवा के अभाव में कोई इलाज नहीं करा पा रहा है तो हम माध्यम बनते हैं, सारी हमारी टीम माध्यम बनती है, और हम लोग प्रयास करते हैं करने का। बाकी तो जितने कार्य जागृति ट्रस्ट करती है, वो जागृति ट्रस्ट सिर्फ एक माध्यम है। हम एक अभिनय करते हैं जो पूर्व निर्धारित ऊपर से आया हुआ है, वही बस हम करते हैं। हमारा इसमें कोई और रोल नहीं है। जिस तरह से हमारे प्रभु का आदेश है उसी का हम पालन करते हैं सर। बिल्कुल सही बात कही। मैंने अभी आपने जो बात कही है कि एक तो बेटी बचाओ अभियान का है, क्योंकि आज भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में ये कुंठित मानसिकता का एक उदाहरण है कि लोग बेटियों को फेंक देते हैं और बेटियों के साथ दोहरा चरित्र करते हैं। अखबार में, टीवी में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी बेटी मेरा अभिमान, लेकिन ऐसा समाज में आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारी दिक्कतें।
दूसरी चीज़ है भुखमरी को लेके वाकई में बहुत कुछ है। देखिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन पे आज तक की सारी सरकार जीरो रही है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ उसके बावजूद मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप किसी की मदद उसे कुछ चीज़ दे के ना करिए, बल्कि उसको रोज़गार दीजिए, उसको संबल बनाइए, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर वो एक आदमी की और मदद कर सकता है। ये आपका बहुत बढ़िया सोच है आपकी और सलाम है आपकी सोच को। लेकिन मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो यूपी की है, जी। तो ये ऐसा क्या रहा कि यूपी से एक छोटे से स्टेट में यहाँ तक आपने आए और आपको लगा कि मुझे उत्तराखंड में काम करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शहर में बैठे हो और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी टेबल पे बैठा हूँ। तो ऐसा क्या लगा उस अमित राठौर को कि वो यूपी से, मेरे ख्याल में आपने एक चुनाव भी लड़ा है वहाँ से, और लोग सेवा करके राजनीति में जाते हैं और आपने बिल्कुल उल्टा चुना है कि आप राजनीति करके सेवा में आए। क्योंकि सबसे मैंने कई बार ये कहा है कि लोग सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा से मेवा उठाते हैं और फिर राजनीति में बैठ जाते हैं, और लोगों को लगता है कि आज भी कई लोगों की ये धारणाएं हैं कि मैं राजनीति में जाऊंगा और तब मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन आपने तो राजनीति छोड़ी है, एक अच्छा पद छोड़ा है जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। जी, मेरा सर मैं 2004-5 में इधर उत्तराखंड मेरा आना हुआ। परिवार की कुछ ऐसी स्थिति बनी, मैं स्पोर्टमैन था, लेकिन सब कुछ छोड़ के मैं उत्तराखंड में आया। मैं अकेले आया था और आके एक मेरा था कि मैं कुछ करूँगा, कुछ अलग से करूँगा। मैं एक लक्ष्य निर्धारित करके मैं उसके पीछे संघर्ष करने के लिए आया था। और उत्तराखंड एक देवभूमि है सर, माँ गंगा ने मुझे अपनाया। मैं सबसे पहले हरिद्वार आया और उन्हीं के चरणों में मैं रहा और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया सर। इस उत्तराखंड ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ सब इस उत्तराखंड की देन है। इसीलिए मैं उत्तराखंड की जो भी तरक्की हो सकती है, मेरे द्वारा कुछ भी उत्तराखंड में बेहतर हो सकता है, वो करने का प्रयास करता हूँ सर। राजनीति में जाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा ही था सर। जब मैं वहाँ पे गया तो देखा कि सेवा के अलावा सारा कार्य वहाँ होता है। सेवा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम उसका राजनीतिक लाभ ले सकें। इसीलिए मैंने आजीवन राजनीति से संन्यास ले लिया कि मुझे कभी कोई राजनीति में नहीं दे सकता। मैं इस मंच से भी कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कभी राजनीति में कोई पद नहीं लूँगा, राजनीति में मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना किसी तरह की मेरी लालसा है। मैंने सेवा ही अपना धर्म बनाया हुआ है और सेवा के प्रति ही मैं, एक मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है सर। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं रोता हुआ आया और सभी लोग हंस रहे थे कि घर पे बेटा पैदा हुआ है, सभी लोग हंस रहे थे। जैसे एक मानसिकता भी है कि बेटे के आने पे लोग ज़्यादा खुशी मनाते हैं। मैं वो दिन बस चाहता हूँ कि मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊँ तो मैं हंसता हुआ जाऊं, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष रोना चाहिए और मेरे शरीर पे यदि कोई कफन के रूप में हो तो तिरंगा होना चाहिए। उसी स्वार्थ के तहत मैं ये सेवा भाव काम कर रहा हूं कि मुझे बस ऐसा चाहिए कि हाँ, मेरे जाने के बाद लगे कि हाँ, अमित राठौर कोई था, और हमारे पद चिन्हों पे भी लोग चलने का प्रयास करें, जैसे हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के पद चिन्हों पे चलने का कार्य करते हैं। वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। इसी मुहिम को लेके मैं सेवा भाव में आया सर। धन्यवाद, बहुत अच्छी सोच है आपकी। देखो यही हमारी है, हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं और यही आज भी संस्कृति आप जैसे लोगों ने ज़िंदा रखी है। नहीं तो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे लोग मतलब खो से गए हैं बिल्कुल। आज हमारा यूथ सबसे ज़्यादा भ्रमित है अपने कल को लेके, अपने भविष्य को लेके और हम अपनी पुरानी सोच को लेके। हम आज भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता बड़ा अच्छा है कि चंद किसी को एक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि बहुत चलता है, किसी को एक केला 10 आदमी दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। वो सब चीज़ों से अमित राठौर बहुत दूर है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि जो जागृति ट्रस्ट जो आपकी है, इसका अगला कदम क्या है और कहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर, जागृति ट्रस्ट का मेन जो मोटिव है वो भूख मुक्त भारत को संकल्पित है कि हम अपने देश में भूखमरी को मिटा सकें, जो अभाव में जी रहे हैं। सर, एक दिन मैंने भूखमरी का एहसास करने के लिए, मैं खुद खाली पेट जब मैं व्रत रहा तो मैंने एक दिन पूरे दिन व्रत रहा, कुछ भी पानी पीने की भी इच्छा नहीं हुई। मैंने कहा कि एक बार देखता हूँ। मैं दोपहर तक सर्वाइव नहीं कर पाया बिना पानी के। मुझे लगा कि नहीं, अब मैं नहीं सर्वाइव कर सकता। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने एक प्रयास किया, मैंने नमक के साथ रोटी खाई, तो मैंने उनके दर्द को देखा कि वो किस तरह से झेल रहे होंगे, किस तरह से, और वो भी किसी को नहीं मिलता। इस अभाव में आप देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे अपनी रील को प्रमोट करने के लिए लोग वीडियो बना देते हैं कि कोई बच्चा प्लेट से खाना ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो उसको सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए, हालांकि उनकी मदद लोग नहीं करते हैं, सिर्फ
रील के लिए वो लोग करते हैं। वो तो आप सोचिए कि एक बंदा जो आप प्लेट जूठा फेंक रहे हैं उसमें से भी वो निकाल के खाने के लिए मजबूर है, तो अभी हम कहाँ पे हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि भूखमरी को हम मिटाएं और भिखारी मुक्त शहर हो अपना। अभी हमारा रुद्रपुर का स्लोगन दिया है हमने जागृति ट्रस्ट का कि हम अपने शहर में जो भिखारी हैं उनको हम जड़ से ख़त्म कर दें। इसीलिए हम सेवा आश्रम बना रहे हैं अपना, जो बाबा की कृपा रहेगी तो जल्द से अगले साल तक हमारा श्री श्याम सेवा आश्रम बन जाएगा सभी के सामूहिक प्रयास से। उसमें जितने शहर के भिखारी होंगे हम उन्हें रहना, खाना, शिक्षा, इलाज सब फ्री देंगे। उसके बाद हम शहर में एक स्लोगन चलाएंगे जिससे कोई भी बंदा किसी भी भिखारी को कोई पैसा ना दे, हमारा नंबर दे दे। हम उससे पूछेंगे कि आप क्यों भीख मांग रहे हैं, आपकी जो समस्या है सबका निस्तारण जागृति ट्रस्ट करेगा। आप हमारे यहाँ आइए, आपको सही मंच मिलेगा, आपके बच्चे को शिक्षा मिलेगी, आपको बेहतर जीवन देंगे और आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे। तो ये हमारा संकल्प है सर, और इसको पूरे भारतवर्ष में हमें फैलाना है। हम सिर्फ रुद्रपुर एक जगह पे ही नहीं करना चाह रहे हैं, हमारा जितना हम फैला सकते हैं उतना कराएंगे। और दूसरा सबसे जो टफ रहता है सर, मैंने देखा है कि जो अस्पतालों का निजीकरण हो गया है और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ रेफर का गेम चलता है, उसमें मैंने देखा है कि दवा के अभाव में बहुत लोग अपना दम तोड़ देते हैं, दवा नहीं ले पाते हैं, इलाज नहीं प्रॉपर वे में मिलता है। तो जागृति ट्रस्ट का एक अगला मिशन और भी हम कितना सफल हो पाएं कि हम निःशुल्क अस्पताल की तरफ भी जाएंगे। और अभी आने वाले 1-1.5 साल में या अभी पहले भी एक हम निःशुल्क मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं जहां सारी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी, किसी भी जेनेटिक ही नहीं, हर तरह के इंजेक्शन, हर तरह की दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी उनको जो अभाव में जी रहे हैं लोग, ताकि वो दवा के अभाव में कोई दम ना तोड़ सके। ये हमारा 2 विजन है सर। और तीसरा हमारा विजन है कि जो हमारा शिक्षा का स्तर अभी है उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। जो अभाव में जी रहे लोगों को हमें उन्हें शिक्षा की तरफ ले जाना है ताकि उन्हें नशाखोरी से रोका जा सके, वो गलत एक्टिविटी चोरी में चले जाते हैं उनसे रोका जा सके, और भारत के विकसित होने में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिलाना है ताकि वो भी मुख्य धारा से जोड़ सके। यही हमारे 2-3 ठोस विजन है सर, जिस पे जागृति ट्रस्ट प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने कहा है ना कि सरकारी हॉस्पिटलों में, मैं सरकारी हॉस्पिटल का अभी हाल फिलहाल में ही कुछ देख के आया हूँ। एक्चुअल में होता क्या है अमित भाई, हिंदुस्तान के अंदर ना सबसे पहले आदमी की सोच होती है, जैसे हमारा कोई बच्चा है या हम भी रहे हो, कि किसी तरीके से हमने कहा है कि हमने 12वीं कर ली या हमने ग्रेजुएशन कर ली तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद एक डायलॉग होता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यही एक डायलॉग है जो हमें निकम्मा बनाया था। और ये बहुत बड़ा रीज़न भी है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टरों के अच्छे व्यवहार नहीं मिलेंगे, सरकारी महकमों पर उनके कर्मचारियों के अच्छे व्यवहार नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि एक बहुत अच्छा अमाउंट उनको सरकार एक फिक्स डेट पे देती ही देती है कि उनको कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ों से बहुत परे होते हैं। मुख्य रीजन और है सर, मैं 2 मिनट और बोलूँगा कि एक्चुअली क्या है सर, यही नहीं है इसका। एक मुख्य रीजन इसका ये है कि जो आम जनमानस है उसका एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। आप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं कि आप मॉडर्न दिखें, आप सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं जाते हैं। आप सरकारी अस्पतालों में से, आज मैं पूरा अपना इलाज हमारे फैमिली का सरकारी अस्पताल में होता है। हम लोग जब वहाँ जाएंगे, हम उनके बीच जाएंगे, तभी हम व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। जब गलत होगी हम आवाज़ उठाएंगे, डॉक्टर टाइम से आएगा, नहीं होगा आज की डेट में कंप्लेन भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उसके ऊपर कंप्लेन करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार का राज है, नहीं सुना जाएगा, कहीं ना कहीं सुना जाएगा आपकी बात। लेकिन उसके लिए आम जनमानस है जो एक स्टेटस सिंबल लेके चलता है। अरे ये सरकारी हॉस्पिटल को, सिर्फ सरकारी जॉब को लोग वरीयता देते हैं, सरकारी जॉब में उसको अलग तवज्जो दी जाती है, लेकिन सरकारी जॉब, सरकारी चीज़ों का लाभ लेने वाले व्यक्ति को गलत निगाह से, हेग निगाह से देखा जाता है। सरकारी में बच्चा पढ़ता है, तुम्हारा क्या पढ़ता होगा, ये लोगों की मेंटेलिटी है। तो इसे हमें बदलाव लाएंगे तब ये सारी व्यवस्था बदलेगी, और एक दिन ये हम बदलाव ला के रहेंगे सर। हम इस पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा प्रयास है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पिछली कुछ मतलब आती जाती सरकारों ने, मैं इवन ये नहीं कि हम ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार के पिछली, इन सब सरकारों ने सरकारी जो महकमे उन पे बहुत ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। लेकिन ये सब मतलब हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें भी लगता है, हम भी चाहते हैं ये कि सरकारी सुविधाएं सुधरें, सरकारी स्कूल सुधरें, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है कि हर चीज़ें प्राइवेट नहीं हो सकती जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट चीज़ें भी ज़रूरी है, क्योंकि
ताकि कंपैरिजन बना रहे। लेकिन अब देखते हैं इस चीज़ में कितना सुधार हो पाता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा है सिस्टम में। सिस्टम एक्चुअल में मैं जानता हूँ सिस्टम खराब हो चुका है। करप्शन इवन नहीं कि आदमी की सोच तक सिस्टम करप्ट हो चुका है। सिस्टम ही नहीं है, केवल आदमी की सोच भी उस तरीके से खराब हो चुकी है, मानसिकता। एक और सवाल है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। हमारे पीछे एक ये दिखाई दे रहा है सतर्क भारत। मैं जानना चाहता हूँ वो एक लड़का जो यूपी से राजनीति छोड़ के उत्तराखंड आया, उत्तराखंड आके उसने जागृति ट्रस्ट चलाया, ट्रस्ट चला के सेवा का भाव करा, अपनी पूरी आज अपने आप को अंदर का पूरी भावनाएं उड़ेल दी है। उसे अचानक ऐसा क्या महसूस हुआ और क्या उसने ऐसा महसूस किया है कि उसको ये सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, मतलब ये पत्रकारिता में आना पड़ा? क्योंकि पत्रकारिता धीरे धीरे करके वैसी नहीं रह गई है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है निजीकरण जो पिछले कुछ सालों में हुआ पत्रकारिता का हुआ। तो फिर ऐसा क्या महसूस किया आपने जो आपको ये सब चीज़ करनी पड़ी? सर, मुझे लगा कि ये प्रश्न जरूर आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक तरह से हम लोग सेवा कर रहे हैं। जो पत्रकारिता का स्तर है वो मुझे पहले से पता था सर। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया तो मैं आपको एक आज बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने ये सतर्क भारत नाम रखा उसको भी रखने में 1 साल हमें लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से विजन पे कार्य कर रहे थे। और सतर्क भारत बनाने का मोटिव सिर्फ यही रहा सर कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जागृति ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों की बात नहीं कर पा रहे थे, ना हम उनकी मदद कर पा रहे थे। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आते थे, हम उनके यहाँ सामने सेवा करते थे। मैं नित्य दिन सेवा में भी जाता था, तो वहाँ पे देखता था कि कई लोग आते हैं कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, और पैर में फ्रैक्चर होने के कारण वो लोग हॉस्पिटल में आए हैं दिखाने के लिए। लेकिन व्यवस्था ऐसी बनती थी कि वो सुबह से पर्ची लाइन में कटा के और एक्सरे के लिए जाते हैं तो उनको कल के लिए, परसों के लिए टाइम दे दिया जाता था, और वो परेशान होते थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाते थे। तो वो अपना दर्द शेयर करते थे हमारे पास कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हम कभी चौकी थाने पे गए या कई ऐसे चीज़ें हुई जहाँ पे हम लोग गए तो देखा कि जो अभाव में जी रहे व्यक्ति हैं उनको दूसरी दुनिया का समझा जाता है। लगता है ये एलियन है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बिग जीरो समझा जाता है कि उसका काम हो ना हो कोई मतलब नहीं है। तभी हमने ये सोचा आपस में, सभी जो हमारे ट्रस्ट के लोग हैं सभी से हमने एक सुझाव लिया कि हम एक ऐसा माध्यम भी बनाते हैं कि जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, हम उनकी आवाज़ बनने का प्रयत्न करेंगे। जिसलिए इस शो का नाम जनता की आवाज़ हमने रखा है कि इस पे एक रिक्शे वाला, एक भिखारी भी, बेगर भी है जो अभाव में जी रहा है, वो भी बैठ के इस मंच से अपनी बात जिम्मेदार लोगों को कह सकता है, जो हम जागृति के मंच से नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए हमारा सतर्क भारत को, लोगों को सतर्क करना है। यदि आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो हम निश्चित रूप से सतर्क भारत वहाँ मौजूद होगा आपकी गलती का एहसास कराने के लिए, और किसी के साथ गलत हो रहा होगा तो उसकी आवाज़ बनने के लिए भी ये सतर्क भारत का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी मुहिम है। मैंने अक्सर कहा है कि जो पत्रकारिता है, जो हमारा ये सोशल मीडिया है, ये हमारी संविधान का चौथा स्तंभ है। लेकिन ये स्तंभ कितना मजबूत रह गया आज की डेट में ये बहुत सार कोई जानता है। लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में केवल गलत ही लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, और आप ढूंढोगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैंने अक्सर कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता तो एक छोटी सी किरण, भले ही चाहे आपको उम्मीद की किरण वो नज़र आती है, वो उम्मीद की किरण आज की डेट में रुद्रपुर शहर के अंदर मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि अमित राठौर है, सतर्क भारत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि वो उसके साथ समाज में कोई चीज़ गलत हो रही है, या वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहा है, या उसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही किसी भी महकमे पे, तो वो सतर्क भारत के पेज पर आकर या हमें मैसेज कर सकता है या हमसे डायरेक्ट आकर मिल सकता है किसी भी तरीके से। और हम अपनी पूरी कोशिश, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज ये माइक मेरे पास है, मेरे हाथ में, और मेरे को इतना हक है, इतना राइट्स है कि मैं ये बोल सकता हूं कि हम पूरी मदद करने के लिए आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो मेरा अगला सवाल अमित भाई ये है कि जो पुराना वाला अमित राठौर था, जो वहाँ से चला था, और जो जागृति ट्रस्ट का अमित राठौर था, और आज जो अब सतर्क भारत का अमित राठौर है, जो माइक लेके हमें शहर पे दिखाई देता है, इन सब अमित राठौर में कितना फ़र्क आया है? कितना आपकी पर्सनल लाइफ चेंज हुई है? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन निश्चित तौर पे आया होगा। आपने कहा है कि जब सेवा करनी पड़ती है तो पर्सनल लाइफ नहीं रह पाती, क्योंकि जब आप समाज के लिए सोचने लग जाते हैं तो आपको परिवार को थोड़ा बहुत तो दरकिनार करना पड़ता है। दिक्कतें तो होती होगी निश्चित तौर पर। आपकी छोटी बच्ची है अभी, एक बिटिया आपकी जागृति नाम है जिसका, मैंने सुना है, ठीक है, मैंने काफ़ी, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे आपसे मिलके ना बड़ा एक सुकून सा महसूस होता है। मैंने जितनी भी बार आपसे बात की है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप उन अच्छे लोगों में से हो। तो कितना उस अमित राठौर में और आज के अमित राठौर में बदलाव आया है, क्योंकि ये नाम बड़ा दमदार है,
बहुत पावरफुल नाम है ये अमित राठौर, अपने आप में लगता है ठाकुर अमित राठौर। लेकिन जब मैं अमित राठौर से मिला तो मैंने पाया कि इस दमदार नाम के आगे एक बड़ा कमज़ोर से दिल का एक इंसान भी है, जो बड़ा मतलब विनम्र है, जिसके बारे में समाज को गलतफहमियां हैं, समाज उसको सही से जानता नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर एक्चुअली क्या था कि जब मैं यहाँ आया तो एक विज़न लेके आया, मुझे अपनी पर्सनालिटी बिजनेसमैन की बनानी थी कि मुझे परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है। और मैं रतन टाटा साहब को फॉलो करता हूँ और मैं सोचा कि मैं ऐसी पर्सनालिटी बनाऊंगा और समाज की मदद करूंगा। जैसे मेरे आज भी आदर्श वही हैं, रतन टाटा जी हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। वो अपना जितना भी पार्ट वो समाज को दे सकते हैं इनकम का, वो बेहतर देते हैं। तो मैं उन्हीं को फॉलो करके एक ये बनने आया। यहाँ आया, स्थितियाँ जैसी बनती गई, मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म देखा कि बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी हो रही हैं और जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं आगे। तो हम इसके लिए आगे आए और एक ये आज आप देख रहे हैं आपके साथ बैठा हूँ और जागृति ट्रस्ट हमने बनाया, आज सतर्क भारत बनाया। हमारा मुहिम ही नहीं रुकने वाला, हम आगे बहुत सारे समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका एहसास है हमें, आगे बहुत सारे परिवर्तन लाने का हम प्रयत्न करेंगे। और जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं सर, बदलाव निश्चित रूप से ही आया। हमारी दिशा कुछ और थी, हम इस दिशा में जब आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेज भी आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो मानसिक तौर पे आप पे दबाव बनाते होंगे, आपको मतलब फोन कॉल्स, इवन मैं कहता हूँ कि जब से आपने सतर्क भारत खोला होगा आपको फोन कॉल्स तो आती होंगी। जी, फ़ोन कॉल्स आती है। देखिए पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं मैंने बताया कि जब मैं सामाजिक वर्ड यूज करता हूँ, आजकल देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हर कोई लिख देता है, लेकिन सामाजिक वर्ड जब यूज हो जाता है, शब्द यूज हो जाता है, तो वो आप समाज के हो गए, आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, आप इस मन से, सतर्क भारत के मन से मैं पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूं कि 2016 में मेरी शादी हुई और 2016 से लेके 22 तक आज मैं फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे नहीं जा सका, सिर्फ अपने सामाजिक कार्यों की वजह से। और इसमें हमारे घर पे पत्नी को भी किसी चीज़ का ये नहीं है कि नहीं हम नहीं जा पाए। उनको ये लगा कि हम यदि समाज को कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। ये बदलाव है सर हमारे अंदर, हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझते हैं और यही बदलाव मैं नियमित चाहता हूँ कि मेरे अंदर आए। और मैं एक चीज़ और करता हूँ सर कि मैं दूसरे की जो अच्छाई होती है उससे हमेशा सीखने की प्रयत्न करता हूँ। एक मतलब अभी आपने कहा है कि जब आप आउटिंग पे नहीं गए, ये छोटी सी आपके साथ घर से हुई होती, एक बहुत फेमस सा डायलॉग है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो निश्चित तौर पे वो महिला आपकी वाइफ है। जी, माँ वाइफ भी है और मेरी माँ है। मेरी माँ ने आज मैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी माँ ने मेरे को संस्कार दिए। आज वो संस्कार ही मैं लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों का अहम रोल है मुझे बनाने में। जो अमित राठौर खड़ा है उसको बनाने में मेरे माता पिता और मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे पूरे परिवार का रोल है। वो हर तरह से मेरे को सपोर्ट करते वाइफ हैं। के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। जी, माँ का फर्ज होता है बेटे के प्रति। नहीं, माँ का फर्ज होता है, लेकिन माँ, वाइफ की शादी के बाद बहुत उम्मीदें होती हैं। देखिए पत्नी हमें मिलती है सर हम जब बालिग हो जाते हैं, लेकिन माँ हमारी हर उन गलतियों पे पर्दा डालती है जो हम बचपन में कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने दुनिया में कभी हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारी माँ भगवान से कम नहीं है। हमारी माँ सर्वप्रथम है, उसके बाद पत्नी आएगी। और हमारे भाई ने भी, आज के ज़माने में ऐसे भाई मिलने के लिए मुश्किल है कि जो खुद सक्षम है लेकिन आज मैं जो कह दूँ वही होता है। तो इसीलिए हमारे भाई, माता पिता, सबका मुख्य योगदान है सर अमित राठौर को बनाने में। और मेरे मित्रगण, हमारे ट्रस्ट के सारे लोग, सबका भी योगदान है सर। ये सभी लोग मिलके, मैं कहीं भी गलत रहता हूँ तो मेरे साथ कहते हैं कि ये गलती है, और मैं कहीं सही रहता हूँ तो मेरे साथ चट्टान के तरह खड़े हो जाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो सभी का रोल है सर बनाने में मेरे। तो मेरी नज़र में अमित राठौर आज की डेट में वो एक नाम हो गया है कि जो इसको अब जो चर्चा का विषय है, जो पहचान का मोहताज नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कह दूं कि आप एक पारस पत्थर हो गए। आप जिस चीज़ को आज की डेट में हाथ लगाते हो वो चीज़ नहीं, निश्चित तौर पे जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं। जो लाइफ स्टाइल पहले से आपका बहुत हद तक चेंज हुआ होगा, अब चीज़ें वैसी नहीं होगी। अब ये उस तरीके का मतलब एक उम्र का एक एज फैक्टर भी होता है कि एक उम्र पर जाके आदमी के अंदर विनम्रता आती है। अगर आपका ध्यान एक एज के बाद सेवा की तरफ को चले जाए ना, तो आपके अंदर बहुत सारे सुधार आते हैं, फिर चीज़ें आपको वैसी मिलती चली जाती हैं। हमने भी देखा है कोविड के बाद से, जब हमारे को अच्छे लोग मिल गए, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो फिर हमारे को अच्छे लोग मिले, फिर उनसे मिलके हमारी भी सोच उसी तरीके से हो गई। तो अब अगला स्टेप क्या रहेगा कि यहाँ से अमित राठौर अब क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट कड़क स्टेप कोई ज़बरदस्त तरीके से जो आप करना चाहते हैं? जी देखिए, सतर्क भारत के माध्यम से जो यहाँ पे करप्शन है,
हम उसके लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक कह सकते हैं कि हम लोग करेंगे, और हमने शुरू भी कर दिया है। हालांकि वो राह बहुत कठिन है, लेकिन हम उस पर चलेंगे, क्योंकि इस समाज में यदि हम बदलाव ला सकते हैं तो उसके लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो व्यवस्थाएं हैं, एक आम जनमानस, मैं कहूँगा कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके काम कराना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट काम है। आप काम नहीं करा सकते। आप थाने, पुलिस या कहीं पे भी चले जाइए, यदि आम है, यदि आप किसी के पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं है तो आप जाने के बाद ब्रेंच पे घंटों बैठे रहेंगे, आपके कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी आएगा जाएगा, एक प्यून भी आपको अंदर नहीं आने देना चाहता है। तो इसके खिलाफ हम लोग सतर्क भारत का एक अभियान चलेगा, जिस पे हम उन लोगों को न्याय दिलाएंगे जो लोग बिल्कुल, जिन्हें पता ही नहीं है, उनका ये होता है कि न्याय हमें मिल ही नहीं सकता। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और इस पे काम करेंगे। और जागृति ट्रस्ट, मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा मिशन है भूख मुक्त भारत का, उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी तो मैं गारंटी नहीं लेता, कि 1-2 साल के अंदर आपको पूरे रुद्रपुर शहर के अंदर से भिखारी मुक्त कर दूंगा, और हमारे रुद्रपुर शहर में कोई भूखमरी के कारण नहीं मर सकता। उस पे हम लोग कठोर काम करने वाले हैं सर। तो काफ़ी अच्छे विचार हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारियां जो है ये बहुत हद तक सरकार की बनती है, लेकिन सरकार को भी हम ही बनाने वाले लोग हैं। सही और सरकार, गलत सरकार दोनों को हम चुनते हैं। हमारी जो जनमत होता है उसके अधिकार से सरकारें आती हैं। सरकारें धरातल पे बहुत हर चीज़ों के लिए काम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में मैंने हर बार कहा है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो हमारी आबादी है वो सबसे बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन आज भी हमारी बेरोजगार है और यूथ है। तो इसलिए कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करना, उसका तुरंत किसी भी उसका कोई रिजल्ट मिलना है बहुत मुश्किल काम है। आम जनमानस की यही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझे। देखिए, मैंने कई बार कहा है ना कि मेरे लिए, अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो मेरे लिए देश वो कश्मीर की सीमा या फिर वो लाल किला, ये इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। मेरा घर, मेरा शहर, मेरा प्रदेश, मैं अपने आसपास की चीज़ों को अगर इर्द गिर्द सही करता चले जाऊं तो एक दिन देश हर तरह से सुधर जाएगा। हर आदमी ये सोचे। अब होता क्या है कि नॉर्मल आदमी क्या करता है कि अभी जैसे हमने 75वां अपना अमृत महोत्सव कि हमने अपने घरों में तिरंगे लगा के अपने आप को देशभक्त साबित कर दिया, और उसके बाद अगले दिन तिरंगा छतों से नहीं उतारा। तो ये भी एक गलत मेरी तरफ से मानता हूँ कि आज वो तिरंगे छत में फट रहे हैं तमाम जमाने की, दुख होता है। और आप किसी से जाके कह दो तो वो हमसे सीधे जवाब ये होता है कि तुम क्यों भगत सिंह बन रहे हो, कि तुम हमें मत समझाओ। तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझिए। ये मेरे साथ अमित राठौड़ थे, एक ऐसा नाम जो यूपी से चला था, आज उत्तराखंड के और रुद्रपुर शहर में तो बहुत चर्चाओं का विषय है। ठीक है, कई आंखों में ये नाम खटकता भी है और कई दिलों में दिल जान बनकर ये धड़कता भी है। और अंतिम मोमेंट में ये कहना चाहूँगा कि कामयाबी अक्सर उन्हें मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। और आज कामयाब इंसान के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। सतर्क भारत की पूरी टीम को, अमित राठौड़ जी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा ये सौभाग्य है कि आप आए। मैं युवाओं से बस यही अंतिम अपील करना चाहूँगा इस शो के माध्यम से कि नशे से दूर रहें। दो शब्दों में मैं कहूँगा कि पौरुष यदि महकती शाम की अधीन हो जाए तो तुम ही बताओ रणभूमि में बाजुओं को कौन तौलेगा। इसका तात्पर्य यही है कि हम महकती शाम का मतलब है कि नशे में यदि हम डूब जाएंगे तो जब समाज के प्रति हमें लड़ना होगा तो हम कैसे लड़ेंगे। इसीलिए मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों से अपील है कि नशा मुक्त हमें बनाना है अपने शहर को, उसमें सभी लोग योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।